हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम व्यावसायिक अध्ययन के बीएसटी कक्षा 11 का भाग जो आपका चैप्टर 2 है, अध्याय 2, उसका व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, इसका तीसरा और अंतिम पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी। देखो, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी की। इससे पहले हम सहकारी कंपनी को अच्छे से सहकारी आवास समिति वगैरह सब देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रीवियस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, कंपनी कुछ लोगों का एक ऐसा संघ है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया हो तथा जिसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व हो। कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 1956 का द्वारा शासित होता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति वाली संस्था है। कृत्रिम मतलब कि अलग से बनाई गई है, जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व, शासत्व, उत्तराधिकार एवं सर्वानुमोदन सब अलग होता है। कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी से आशय उन व्यक्तियों से है, जिनको डेफिनेशन अच्छी इंपॉर्टेंट कर लेना याद जरूर, जिनका समामेलन मतलब मिलना कंपनी अधिनियम 2013 में या इससे पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। अंशधारक यानी कि शेयर होल्डर होता है, कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि निदेशक मंडल प्रमुख प्रबंध करता है जिसे अंशधारक चुनते हैं। ये ऐसा होता है। साधारण कंपनी के स्वामियों का व्यवसाय पर परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है, मतलब परोक्ष रूप से नियंत्रण कर पाते हैं वो। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिन्हें अंश या शेयर कहते हैं, जिन्हें एक अंशधारक यानी शेयर होल्डर किसी दूसरे व्यक्ति को शुद्धता पूर्वक हस्तांतरित कर सकता है, मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है। निजी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। लक्षण देखिए, परिभाषा उसके लक्षण स्पष्ट कर देती है। देखो क्या है परिभाषा कह रही है, कृत्रिम व्यक्ति मतलब कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है तथा इसका अपने सदस्यों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कंपनी अपनी संपत्ति रख सकती है, ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा कर सकती है और दूसरे इस पर भी मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों के समान ये सांस नहीं लेती है। देखो कृत्रिम है ना, खा नहीं सकती है, दौड़ नहीं सकती है, बात नहीं कर सकते, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व इसका होता है, मतलब कि लीगल समामेलन के दिन से ही कंपनी को एक अलग पहचान मिल जाती है जो इसके सदस्यों से पृथक होती है, मतलब अलग होती है। इसकी परिस्थितियाँ, इसकी परिसंपत्तियाँ एवं इसकी देयताएँ, मतलब जो उसको उधार देना होता है, इसके स्वामियों की परिसंपत्ति एवं देयताओं से पृथक होती है, मतलब अलग रहती है, बिल्कुल निजी संपत्ति इसमें शामिल नहीं होती। कानून व्यवसाय एवं इसके स्वामियों को एक नहीं मानता, अलग अलग मानता है। स्थापना देखिए इसकी कैसे होती है। कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली, खर्चीली एवं जटिल प्रक्रिया है। इसके कार्य प्रारंभ से पहले कई प्रलेख तैयार करना एवं कई कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है। सबसे जटिल, अब जितने में देखो सबसे जटिल यही है। कंपनियों का समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम से होना अनिवार्य है। वे सभी कंपनियां जिनका समामेलन कंपनी अधिनियम 1956 अथवा इससे पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, उन्हें किसी भी कंपनी की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। ये भी नहीं कि वैलिड अनवैलिड होगा, ये भी वैलिड मानी जाती है। शाश्वत अधिकार यानी कि कंपनियों की रचना कानून द्वारा होती है तथा कानून ही इसका अंत कर सकता है। तो एक बीच में एक टेबल थी, यहाँ पर देखिए, इसके बारे में सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि फॉर्च्यून ग्लोबल संगठनों के संघ में शामिल भारतीय कंपनियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनकी वेबसाइट दी गई है, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है करने की, इसके अस्तित्व का अंत केवल तभी होगा जबकि इसको बंद करने की प्रक्रिया, जिसे समापन कहते हैं, पूरी की जाएगी। मतलब बंद आसानी से नहीं हो सकती, पूरी प्रक्रिया होती है। सदस्य आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इसका अस्तित्व बना रहेगा। नियंत्रण देखिए क्या होता है, कंपनी के मामलों पर प्रबंध एवं नियंत्रण निदेशक मंडल करता है, जो कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति करता है। निदेशकों की स्थिति अत्यधिक महत्व होती है क्योंकि कंपनी के कार्यों के लिए वे अंशधारकों के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं। वैसे अंशधारियों को व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। उन्हें एक टीम होती है, एक मैनेजमेंट की टीम होती है पूरी की पूरी, जब वो उनको बुलाती है तभी वो अधिकार अपने दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। दायित्व हानि होने की स्थिति में, यानी कि जब आपका लॉस होता है उसकी स्थिति में सदस्यों का दायित्व कंपनी के उनमें लगाई गई पूंजी तक सीमित होती है। मतलब किसी शेयर होल्डर ने मान लो किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स ले रखे हैं तो सिर्फ वहीं तक का उसका दायित्व है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेनदार अपने दावों का निवारण करने के लिए, अब लेनदार कैसे निवारण करेगा, कंपनी की
परिसंपत्तियों का ही उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसकी एसेट्स हैं उसी को बेच सकते हैं, क्योंकि ऋण का भार कंपनी पर है ना कि उनके सदस्यों पर। ये मेन चीज़ ध्यान रखनी है। सदस्यों से हानि में योगदान के लिए उनके हिस्से को अदत्त राशि तक के लिए ही लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उदाहरण के लिए अक्षय किसी कंपनी का अंशधारी है, उसके पास 10 रुपये के 2000 अंश है जिन पर उसने 7 रुपये का भुगतान कर दिया, 10 में से 7 दे चुका है। यदि कंपनी को हानि होती है तो उसकी देनदारी 6000 रुपये की ही होगी, जो कि 2000 अंशों का 3 रुपये प्रति अंश से अदत्त राशि है, इससे ज़्यादा नहीं होगा उसका दायित्व। कंपनी इसे और अधिक हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकती। देखिए बीच में यहाँ पे एक इन्होंने इसके बारे में बताया, अमूल का अद्भुत सहकारिता उपक्रम। जो अमूल आपने सुना होगा, कंपनी इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल है दूध वगैरह के लिए, तो उसके ब्रांड्स के बारे में बात की गई है। इसकी शुरुआत दिसंबर 1946 में किसानों के समूह द्वारा की गई, जो स्वयं को मध्यस्थों मतलब कि बिचौलियों चुंगल से मुक्त कराना चाहते थे, बाजार में सीधी पहुंच द्वारा अपने परिश्रम का पूरा लाभ सुनिश्चित कराना चाहते थे। तो इसके लिए दूध सहकारी समितियों को मिलता था तथा गुजरात में फैला इसका जाल। अब 21.2 लाख किसान, करीब 10,411 ग्राम स्तर के दूध एकत्र केंद्र, 14 जिला स्तर के संयंत्रों को मतलब कि उपकरणों को लगाकर गुजरात सहकारी दुग्ध उत्पादन संघों की देखरेख में संचालन कर रहा है। अमूल विभिन्न संघों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों का साझा ब्रांड है। ये उत्पादन जैसे कि तरल दूध हो गया, पाउडर, मक्खन, घी, पनीर, कोको उत्पाद, मिठाइयाँ, आइसक्रीम एवं काढ़ा किया गया दूध भी इसमें शामिल है। अमूल के कुछ उप ब्रांड है, जैसे कि अमूल का स्प्रे आता है, अमूल लस्सी, अमूल्या एवं न्यूट्रामुल। खाद्य तेल उत्पादों का समूह धारा एवं लोक धारा के नाम से, जलधारा नाम से पेयजल तथा फलों का रस सफल के नाम से बेचा जाता है। ये सब भी अमूल के अंडर आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो उन्होंने कुछ ये बताया कि पूर्व कंपनी अधिनियम के नाम किस किस के थे। सबसे पहले जो आया था 1866 में आया था, 10 पूर्व कंपनियों के संबंधित लागू अधिनियम थे इसमें। फिर 1866 में इसके 10 थोड़ा सा बदलाव हुआ, 1982 में आया 6, 1913 में आया 6, और फिर स्थानांतरित कंपनी पंजीकरण अध्यादेश 1942 में लाया गया था, और कंपनी अधिनियम 1956 जो लेटेस्ट है। अब देखिए यहाँ पर हमने आई थिंक जोखिम उठाने तक हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ से आगे करते हैं इसके अब गुण क्या क्या होते हैं। कंपनी के अनेक लाभ हैं जिनमें से कुछ की चर्चा नीचे की गई है। सीमित दायित्व, अंशधारक अपने अंशों की अतिरिक्त राशि की सीमा तक के उत्तरदायी होते हैं तथा ऋणों के निपटान के लिए कंपनी की परिस्थितियों का ही उपयोग किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हितों का हस्तांतरण, जैसे कि स्वामित्व के हस्तांतरण में सरलता कंपनी के निवेश का अतिरिक्त लाभ है, क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों को बाजार में बेचा जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से रोकड़ में मतलब कि कैश में बदला जा सकता है। इससे निवेश की बाधा नहीं आती तथा निवेश की दृष्टि से कंपनी एक आकर्षक माध्यम बन जाता है। स्थायी अस्तित्व, कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक मतलब कि अलग से अस्तित्व होता है तथा इस पर उनकी मृत्यु, अवकाश ग्रहण, त्यागपत्र, दिवालिया होने का, पागलपन होने से कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। देखो अभी तक किसी कंपनी में ऐसा नहीं आया था, इसी में आया है ये। कंपनी के सभी सदस्यों की मृत्यु पर भी कंपनी का अस्तित्व में रहती है। इसका समापन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही हो सकता है। विस्तार की संभावना, संगठन के एकल स्वामित्व एवं साझेदारी की तुलना करने पर एक कंपनी के पास वित्त के अधिक स्रोत होते हैं। एक कंपनी जनता से धन की व्यवस्था के साथ साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकती है। इसमें विस्तार का व्यापक संभावना है। निवेशक का शेयर में पूंजी लगाने की ओर झुकाव रहता है, क्योंकि इसमें सीमित दायित्व होता है, इसलिए स्वामित्व का हस्तांतरण और अधिक लाभ प्राप्ति की संभावना भी रहती है। पेशेवर प्रबंध होता है इसमें। देखिए कंपनी विशेषज्ञों एवं पेशेवर लोगों का ऊंचा वेतन देखने में सक्षम होती है, इसलिए वह विभिन्न क्षेत्रों में निपुण लोगों को नियुक्त कर सकती है। इसके प्रचालन के पैमाने के विस्तृत होने के कारण कई विभाजन भी संभव हो पाता है। कार्य का विभाजन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैमाना होता है। प्रत्येक विभाग एक कार्य विशेष को करता है तथा उसका मुखिया एक निपुण प्रबंधक होता है, जैसे जनरल मैनेजर वगैरह होते हैं। इससे कंपनी के निर्णय संतुलित होते हैं एवं उसका प्रचालन अधिक कुशल हो जाता है। अब इसकी देखिए सीमाएँ क्या हैं, लिमिटेशंस। निर्माण में जटिलता सबसे बड़ा कारण, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कंपनी के निर्माण के लिए अधिक समय, प्रयत्न एवं कानूनी आवश्यकताओं एवं निर्माण प्रक्रिया के
विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः एकल व्यापारी एवं साझेदारी की तुलना में कंपनी का निर्माण अधिक जटिल होता है। गोपनीयता की कमी होती है। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी को समय समय पर कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में अनेकों सूचनाएं देनी होती है। ये समस्त सूचनाएं जन साधारण को उपलब्ध होती है। इसलिए कंपनी प्रचालन के प्रबंध में पूरी गोपनीयता रखना बहुत कठिन है। अव्यक्तिगत कार्य वातावरण मतलब कि स्वामित्व एवं प्रबंधन के प्रतिकर्ता से एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें कंपनी के अधिकारीगण ना तो प्रयत्न करते हैं और ना ही व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता है। कंपनी के बड़े आकार के कारण स्वामी एवं उच्च प्रबंधकों के लिए कर्मचारी, ग्राहक एवं लेनदारों से व्यक्तिगत संपर्क में रहना कठिन हो जाता है। ऐसा उसमें होता है अक्सर हर एक कंपनी में। अनेकानेक नियम बहुत सारे होते हैं। कंपनी के कार्य संचालन के संबंध में कई कानूनी प्रावधान एवं बाध्यताएं भी होती हैं बहुत ज़्यादा। कंपनी का जैसे कि अंकेक्षण करना, बार बार उसके खातों वगैरह का कंपनी देख सकती है, वोट देना, विवरण जमा करने एवं प्रलेख तैयार करना, मतलब अकाउंट्स वगैरह बनाना करने के संबंध में अनेकों प्रतिबंध होते हैं तथा इसे रजिस्ट्रार से भी कंपनी लॉ बोर्ड जैसी अनेकों संस्थाओं से विभिन्न प्रमाण पत्र लेने होते हैं। ऐसा कंपनी में ज़रूरी होता है। इससे कंपनी की प्रचालन संबंधी स्वतंत्रता कम हो जाती है। देखिए, निजी कंपनी और संयुक्त कंपनी में अंतर ये बताया गया, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सदस्य न्यूनतम 7 होते हैं, अधिकतम किसी में नहीं होती। इसमें निजी कंपनी में न्यूनतम 2 होते हैं और अधिकतम 200 होते हैं। निदेशकों की न्यूनतम संख्या इसमें 3 होती है और इसमें 2 होती है। सदस्यों की अनुक्रमणिका ये अनिवार्य है, इसमें कोई अनिवार्य नहीं है। अंशों का हस्तांतरण मतलब कि शेयर्स का एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करना, इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता सार्वजनिक कंपनी में, जबकि इसमें प्रतिबंध होता है निजी कंपनी में। अंश के क्रय हेतु जनता का आमंत्रण, इसमें क्रय हेतु जनता के आमंत्रित कर सकती है, लेकिन इसमें अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम जैसे बात कर रहे थे, इससे कंपनी की प्रचालन संबंधी दृढ़ता कम हो जाती है तथा इन औपचारिकताओं में काफ़ी समय, प्रयत्न और पैसा लग जाता है। मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें बहुत सारा समय, प्रयत्न और पैसा लग जाता है, तो लगभग वेस्ट होता है। निर्णय में देरी, कंपनी का प्रबंधन लोकतांत्रिक ढंग से निदेशक मंडल के माध्यम से होता है, जिसके बाद प्रबंधन के विभिन्न स्तर, उच्च, मध्य और निम्न स्तर के प्रबंधन आते हैं। विभिन्न प्रस्तावों के संप्रेषण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया के कारण न केवल निर्णय लेने की बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने में भी देरी होती है। अल्पकालिक प्रबंधन देखिए, सिद्धांततः कंपनी एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें निदेशक मंडल स्वामियों यानी कि अंशधारकों के प्रतिनिधि होते हैं, परंतु व्यवहार में अधिकांश बड़े आकार के संगठनों में, जिनमें बड़ी संख्या में अंशधारी होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं, स्वामियों का कंपनी के नियंत्रण एवं संचालन में बहुत कम हाथ होता है कि वो सारे शेयर होल्डर्स ही सारा काम निर्णय लेते हैं, क्योंकि अंशधारी पूरे देश में फैले होते हैं तथा उनका बहुत कम प्रतिशत साधारण सभा में उपस्थित होता है। परिणाम स्वरूप निदेशक मंडल को अपने अधिकारों को प्रयोग करने में पूरी आज़ादी मिल जाती है तथा कभी कभी वह अंशधारकों के हितों के विरुद्ध अपना निर्णय कर सकते हैं, उपयोग भी ले सकते हैं। क्योंकि देखो, बहुत सारे हैं शेयर होल्डर्स, मान लो पूरे देश में फैले हुए हैं, सारे तो मीटिंग में नहीं आ सकते, तो इसलिए वो उनका एकाधिकार लगभग हो जाता है। साधारणतः एक अंशधारक जो प्रबंध से संतुष्ट नहीं है, वे समक्ष अपने अंशों को बेच देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं आता। मतलब वो मैनेजमेंट से संतुष्ट नहीं है तो वो कहेगा भाई अपना शेयर बेचो और यहाँ से जाओ, क्योंकि निदेशकों को सभी प्रमुख निर्णयों को लेने का अधिकार होता है। इसलिए कंपनी का प्रशासन कुछ लोगों के हाथ में ही होता है। हितों का टकराव, देखो कंपनी के विभिन्न अंशधारकों के में टकराव हो सकता है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों की रुचि ऊंचे वेतन से होगी, बिल्कुल उनके ये जाएगा। जो उपभोक्ता कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं एवं सेवाएं चाहेंगे, वही अंशधारी चाहेंगे कि उन्हें ऊंची दर से लाभांश मिले एवं उनके अंशों का वास्तविक मूल्य बढ़े, मतलब शेयर्स के प्राइस बढ़े। इन पर परस्पर विरोधी हितों की संतुष्ट करना कंपनी के प्रबंधन में अक्सर समस्याओं को जन्म देता है। अब देखिए, बीच में के पॉइंट अच्छा बताया गया। यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में एक सार्वजनिक कंपनी की गुणवत्ता यात्रा बताई गई है। पूरी एग्जाम में शॉर्ट नोटिस पे आ सकता है। जैसे कि BHEL इसे कहते हैं, कि स्थापना 40 वर्ष से अधिक पहले की गई थी। देसी भारी विद्युत उपकरण उद्योग में प्रवेश किया इसने, और BHEL ने न केवल हमारे सपन को पूरा किया बल्कि उससे कहीं आगे निकल गई। जैसे कि यह कंपनी 1971-72 में लगातार
लाभ कमा रही है तथा 1976-77 में लाभांश भी दे रही है। BHEL 30 मुख्य उत्पाद समूहों के 180 से अधिक उत्पादों का उत्पादन कर रही है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्र जैसे कि बिजली उत्पादन का एवं संचारण, उद्योग, परिवहन, दूरसंचार, नवीनीकरण योग्य उज्ज्वला ऊर्जा मतलब कि जो पावर का जो नया इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं आदि की आवश्यकता को पूरा कर रही है। इसकी जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली ISO 9001 एवं पर्यावरण संबंधी प्रणाली ISO 14001 एवं पेशेवर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन ये OHSAS 18001 से प्रमाणित है तथा पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की दिशा में अग्रसर है। आगे BHEL की मुख्य देखो उपलब्धियां क्या हैं। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 90,000 से अधिक मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए उपकरण लगाए गए हैं। 400 किलोवाट AC एवं DC तक के संचालन एवं वितरण के जाल में, आपको पता हो तो AC DC जो बिजली के एक टाइप होते हैं के जाल में प्रचालन के लिए 2,25,000 मेगावाट के संचारण क्षमता एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति भी की है इसने। फिर बिजली परियोजनाओं जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी, इस्पात, एल्यूमिनियम, रासायनिक खाद, सीमेंट संयंत्र, बड़े इक्विपमेंट्स लगाना आदि को 25,000 से ऊपर ड्राइव नियंत्रण प्रणाली वाले मोटरों की आपूर्ति की है। 12,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन के जाल को विद्युत ट्रैक्शन एवं AC DC रोकों की भी आपूर्ति की है। पावर संयंत्र एवं अन्य उद्योगों को 10 लाख वोल्टों की आपूर्ति भी इसने की है। BHEL का दिव्य स्वप्न एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग उद्यम बनने की है जिससे उसकी भागीदारी में भी बढ़ोतरी हो। फिर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि BHEL की प्रमुख शक्ति उसके कुशल और समर्पित 40,500 कर्मचारियों से है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं इसमें थोड़ा सा रह गया कंपनी के प्रकार। कंपनी दो प्रकार की हो सकती है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। निजी मतलब प्राइवेट हो गया और सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी हो गया, जो अपने सदस्यों का अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। हमने ऊपर एक टेबल में इसको दोनों का डिफरेंशिएट भी किया था, जिससे वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, जो अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। ये सब निजी कंपनी की पहचान है। यदि कोई निजी कंपनी ऊपर दिए प्रावधानों में से किसी एक का भी उल्लंघन करती है तो यह निजी कंपनी नहीं रहेगी तथा उसको प्राप्त सभी छूटें एवं सुविधाएं से वंचित कर दिया जाएगा। निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों में कुछ निम्नलिखित हैं। देखो, एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए केवल 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रविवरण यानी कि पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निजी कंपनी के अंशों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता। अब देखो, बस इस चैप्टर में इतना ही है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कमल तलवार से अधिक शक्तिशाली है, ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा एक पॉइंट और बचा है इसमें। देखो, न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त किए बिना भी अंशों का आवंटन किया जा सकता है। एक निजी कंपनी समावेशन प्रमाण पत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है उसका प्राप्त होते ही व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, जबकि सार्वजनिक को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र की प्राप्ति तक रुकना पड़ता है। इसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा, इसमें कम है। एक निजी कंपनी में 2 निवेशक होने चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशकों की आवश्यकता होती है। निजी कंपनी को सदस्यों की अनुक्रमणिका रखने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सार्वजनिक कंपनी में ऐसा जरूरी है। एक निजी कंपनी के निदेशक को ऋण देने का पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ऋण की स्वीकृति बिना सरकारी अनुमति के दी जा सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में इसके लिए सरकार की अनुमति होना आवश्यक है। एक निजी कंपनी के लिए अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य देखो होता है। सार्वजनिक कंपनी का जिक्र हो रहा है। सार्वजनिक कंपनी में जिसमें कम से कम 7 सदस्य हों तथा अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है इसमें, जिसमें अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब देखो, संगठन के स्वरूप के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक ऊपर डिटेल में देख चुके हैं, वही सब बताया गया है, कुछ अलग नहीं है। अब देखिए, इसमें जो अपनी अंश पूंजी के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित कर सकते हैं तथा जनसाधारण इसकी सार्वजनिक जमा में रुपया जमा करा सकते हैं, ऐसा इसमें होता है। यदि निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी के सहायक कंपनी है तो वह भी सार्वजनिक कंपनी के समान मानी जाएगी। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन देखो, व्यावसायिक संगठनों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि प्रत्येक स्वरूप
के कुछ लाभ एवं कुछ हानियां हैं। उचित स्वरूप का चयन कई महत्वपूर्ण घटकों पर निर्भर करता है, इसलिए यह आवश्यकता है कि उपयुक्त स्वरूप का चयन करते समय कुछ आधारभूत घटकों का ध्यान रखा जाए। देखो ये तालिका दी गई है। प्रारंभिक लागत, जहाँ तक व्यवसाय की प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व सबसे कम खर्चीला माना जाता है, जबकि कानूनी अनौपचारिकताएं इसमें न्यूनतम रहती हैं एवं कार्यकालों का भी पैमाना छोटा होता है। साझेदारी में सीमित पैमाने पर उद्यम के कारण कम कानूनी औपचारिकताएं बहुत कम होती हैं एवं कम लागत का लाभ मिलता है। सहकारी समितियों एवं कंपनियों का पंजीयन अनिवार्य है, जबकि कंपनी के निर्माण की कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबी और जटिल होती है। जहाँ तक प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व पहली पसंद है क्योंकि इस पर न्यूनतम व्यय आता है, सबसे कम खर्चा इसी में आता है। इसके विपरीत कंपनी संगठन के निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल है, तो ये मेन इसमें कमी भी है, आपको जरूर ध्यान रखनी है, तथा इस पर अधिक व्यय होता है। दायित्व देखिए, एकल स्वामित्व एवं साझेदारी में स्वामी का दायित्व असीमित होता है, सब उसी का रहता है, खर्चा नुकसान सब इसी का रहता है। अतः आवश्यकता पड़ने पर ऋणों का भुगतान स्वामियों की निजी परिसंपत्तियों से किया जा सकता है, उसके निजी एसेट्स को बेच के किया जा सकता है। संयुक्त हिंदू परिवार में केवल कर्ता का ही दायित्व असीमित है। सहकारी समिति एवं कंपनियों में दायित्व सीमित होता है तथा लेनदारों को अपने दावों के भुगतान के लिए कंपनी की परिस्थितियों पर ही संतोष करना पड़ता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। निवेशकों के लिए कंपनी संगठन अधिक उचित है क्योंकि इसमें जोखिम बढ़ जाता है। निरंतरता, देखो एकल स्वामित्व एवं साझेदारी फर्मों में इनके स्वामियों की मृत्यु, दिवालिया होने या पागल हो जाने जैसी घटनाओं से उनकी निरंतरता प्रभावित होती है। संयुक्त हिंदू व्यवसायों, सहकारी समिति एवं कंपनियों की निरंतरता पर ऊपर वर्णित घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि व्यवसाय को स्थायी ढांचे की आवश्यकता है तो कंपनी अधिक उपयुक्त रहती है, जबकि थोड़ी अवधि के लिए उपकरणों के लिए एकल स्वामित्व ज़्यादा अच्छा माना जाता है, छोटे पैमाने पर करने के लिए और कुछ समय करने के लिए, अथवा साझेदारी की प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें जटिलता कम है शुरू करने में। बाकी एक ये देखो टेबल दी गई है, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, सब ऊपर डिस्क्राइब किया जा चुका है, उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबंधन की योग्यता। एक एकल स्वामी के लिए प्रचालन के सभी क्षेत्रों की विशेषताओं की सेवाएं प्राप्त करना कठिन होता है, जबकि अन्य प्रकार के संगठन जैसे कि साझेदारी एवं कंपनी में इसकी संभावना अधिक होती है। श्रम विभाजन के कारण प्रबंधन कुछ क्षेत्र विशेषों में विशिष्टता प्रदान कर लेते हैं, मतलब कि स्पेशलिटी ले लेते हैं, जिससे निर्णयों की श्रेष्ठता बढ़ जाती है, लेकिन लोगों के विचार भिन्नता के कारण टकराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि संगठन के कार्यों की प्रकृति जटिल है तथा जिनके लिए पेशेवर प्रबंध की आवश्यकता हो तो कंपनी को पसंद किया जाएगा। दूसरी ओर जहां प्रचालन सरल है एवं एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी अधिक उपयुक्त रहेगी, उसमें क्योंकि इजी पड़ जाएगा ना, प्रचालन सरल हो जाएगा, क्योंकि सीमित कौशल रखने वाले व्यक्ति भी ऐसे व्यवसाय को चला सकते हैं। अतः व्यवसाय के कार्यों को प्रकृति एवं पेशेवर प्रबंधन की आवश्यकता संगठन के स्वरूप के चयन को प्रभावित करेंगे। पूंजी की आवश्यकता, बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने के लिए कंपनी अधिक श्रेष्ठ स्थिति में होती है क्योंकि इसके लिए यह बड़ी संख्या में विनियोगकर्ताओं को अंशों का निर्गमन कर सकती है। साझेदारी फर्म को भी सभी साझेदारों के इकट्ठा संसाधनों का लाभ मिल जाता है क्योंकि एक एकल स्वामी के साधन सीमित होते हैं। इसलिए यदि प्रचालन बड़े पैमाने पर है तो कंपनी अधिक उपयुक्त रहेगी, जबकि मध्यम एवं छोटे आकार के व्यवसायों के लिए साझेदारी एवं एकल स्वामित्व अधिक उपयुक्त रहेंगे। विस्तार के लिए कंपनी अधिक उचित रहेगी क्योंकि इसे बड़ी मात्रा में वित्त उपलब्ध आसानी से हो जाता है, ट्रस्ट लोगों का ज़्यादा होता है, विश्वास ज़्यादा होता है। नियंत्रण व्यवसाय प्रचालन पर सीधे नियंत्रण एवं निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार चाहिए तो एकल स्वामित्व को पसंद किया जाएगा क्योंकि सब वो खुद ही मालिक होता है। लेकिन यदि स्वामियों को नियंत्रण एवं निर्णय लेने में भागीदारी से परहेज नहीं है तो साझेदारी अथवा कंपनी को अपनाया जा सकता है। कंपनी में स्वामी एवं प्रबंधक पृथक पृथक होते हैं। व्यवसाय की प्रकृति, जहां ग्राहकों से सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि परचून की दुकान एवं एकल स्वामित्व अधिक उपयुक्त रहेगा उस केस में। तो बड़ी विनिर्माण इकाइयों के लिए जहां ग्राहक से सीधे व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं है, कंपनी स्वरूप को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार से जहां पेशेवर सेवाओं की आवश्यकता होती है वहां साझेदारी अधिक उपयुक्त रहती है। अंत में हम कह सकते हैं कि ऊपर जितने जटिल
जितने घटकों की चर्चा की गई है, जितने टोटल फैक्ट्स पर बताए गए हैं, वे सब एक दूसरे से संबंधित है। पूंजी का योगदान एवं जोखिम व्यवसाय के आकार पर एवं प्रकृति के अनुसार बदलते हैं। अतः व्यवसाय संगठन का जो स्वरूप दायित्व की दृष्टि से छोटे पैमाने पर व्यवसाय चलाने पर उपयुक्त हो, वही बड़े पैमाने पर व्यवसाय चलाने के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होगा। दोनों में देखो फर्क है, क्योंकि दोनों का नेचर काफ़ी अलग है। इसलिए उपयुक्त संगठन स्वरूप चुनने के पहले सभी प्रासंगिक घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इतना ही है और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, चैप्टर नंबर 3। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पसंद करते हैं, वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपके अच्छे या बुरे जो भी कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, उसमें आप जब मर्जी मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।